A very good morning everyone. How are you? Welcome to another video. तो दोस्तों आज का टॉपिक है बायो सेवर्ट्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत शानदार टॉपिक है बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो एंड सेवर्ट्स ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो कैलकुलेशन है वो बायो सेवर्ट्स ने दिया है। तो उसी लॉ को हम समझने के लिए आज के इस वीडियो पर हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बच्चों ये रहा बायो सेवर्ट्स लॉ का पूरा एक स्ट्रक्चर। बायो सेवर्ट्स लॉ में आप देखोगे बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया। इस करंट कैरिंग वायर पे आई जो है वो करंट है और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ इन्होंने काट कर रखा। बायो सेवर्ट से पूछा गया कि भाई हमें एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने कहा कि पूरे वायर का एक स्मॉल एलिमेंट आप इसको कट कर लो। अगर पूरे वायर की लेंथ L है तो इसका स्मॉल एलिमेंट dl कहलाएगा। बच्चों dl से r डिस्टेंस पर अगर बात की जाए, dl से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसका हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों ये आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक वायर है और इस वायर पे यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट dl यहाँ पर कट किया गया है। बच्चों इस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, ठीक है। जो डीएल आप कहीं पर भी कट कर सकते हो। देखो आप यहां पर कट कर लो, 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 स्मॉल एलिमेंट। सपोज कि ये 100 सेंटीमीटर का अगर वायर है तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सब क्या कहलाते हैं? स्मॉल एलिमेंट यानी डीएल कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने लॉ में ये बताया कि जो इस डीएल की वजह से, मतलब पूरे वायर की वजह से नहीं, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। इन्होंने स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितनी, मतलब पूरे वायर के एक छोटे से पीस के वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है उसका इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। तो इन्होंने बताया कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों वो भी स्मॉल बनेगी, ठीक है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी यहाँ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर बन रही है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो स्मॉल एलिमेंट यानी dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसी dl की वजह से जो बन रही है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों अगर यहाँ पर थीटा की बात की जाए तो थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। अगर इस थीटा की आप बात करोगे तो ये थीटा क्या है? dl और आर के बीच का एंगल है, ये थीटा कहलाता है आपका, डीएल और आर के बीच का। यानी ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट लेके रखा हुआ है इस स्मॉल एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है। बच्चों अब यहां पर आप ध्यान दोगे कि डीएल का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, भाई लेंथ है, लेंथ ऊपर की ओर भी जा रही है, लेंथ नीचे की ओर भी जा रही है, तो डीएल का डायरेक्शन कहां होगा? बच्चों डीएल का डायरेक्शन आपको वही डायरेक्शन लेना है जो डायरेक्शन करंट का होगा। यानी अगर करंट डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रही है तो डीएल का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर होगा। मतलब ये डीएल हुआ और यहां से ये आर हुआ, तो ये डीएल और आर के बीच का एंगल ये हो जाएगा। और अगर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो डीएल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर करंट को
यहाँ पर आप इंटरचेंज कर दोगे अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, तो डीएल का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा, तब एंगल हमें डीएल और आर के बीच में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे देखना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डीबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट पी है यही आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यानी यहां पर आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी कैलकुलेट हो रही है। अब देखो बच्चों, इन चारों अगर इक्वेशन को मिला दिया जाए, तो दोस्तों अगर उसके चारों इक्वेशन को मिला दिया जाए, तो चारों इक्वेशन मिलाने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बचता है वो बचता है डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहां पर प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेकर आएंगे कि जो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या होती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होती है। यहां पर अगर k की बात करें तो k यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? परमिएबिलिटी। किसको कहते हैं? कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों यहां पर होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कहलाती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10 की पावर -7। अगर इसकी एसआई यूनिट निकालोगे, कांस्टेंट की एसआई यूनिट निकालोगे, ये इधर ट्रांसपोज होगा, आइडियल भी इधर ट्रांसपोज होगा, तो इसकी एसआई यूनिट आएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये रहेगी बच्चों कांस्टेंट वैल्यू की एसआई यूनिट। इसी से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों पूरे कांस्टेंट की, वो होती है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, मीटर आपकी एसआई यूनिट लेंथ की हो गई, और एम्पियर यहाँ पर करंट की एसआई यूनिट हो गई। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें और इसमें कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मेट मिलता है के की जगह पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा बच्चों फाइनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है उसका डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्लास 11 के वेक्टर टॉपिक का कुछ ऐसा टूल्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, या तो हम कुछ नए रूल यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्क्रू रूल हो गया, राइट हैंड पाम रूल हो गया। इन रूल से एम्पियर्स रूल हो गया, इन रूल से क्या कर सकते हैं हम, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है इसका डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चों हम इसके अगले टॉपिक में हम क्या देख सकते हैं इसका, आप देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हम दो केस देख सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, केस नंबर फर्स्ट ये हो सकता है बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0। देखो थीटा होता क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, यानी आर और डीएल के बीच का एंगल है थीटा। अब अगर 0 ले रहे हैं हम यहाँ पर एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज एट एक्सिस ऑफ वायर, यानी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर की एक्सिस के ऊपर ही क्या हो, लाई कर रहा हो। जैसे मान लो कि ये वायर है और यहाँ पॉइंट, यहाँ से लेकर पॉइंट पी यहाँ पर है, पॉइंट पी, ठीक है। तो और ये बच्चों ये आपका हो गया डीएल, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हो गया आपका डीएल, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अगर एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कहलाता है आपका थीटा, इसको कहते हैं थीटा, ठीक है। मतलब डीएल और आर, ये वैल्यू आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, ठीक है। और डीएल का डायरेक्शन कैसे लेना है बच्चों, आपको हमने बताया था कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वही डीएल का डायरेक्शन होता है, मतलब डीएल ऊपर है और आर इधर है तो इसके बीच का एंगल है।
थीटा जीरो कब होगा बच्चों? जब पॉइंट पी इसी वायर की एक्सिस पर आ जाएगा, मतलब इसी वायर पर लाई करेगा जब, तब फिर आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। देखो थीटा जीरो हो, है ना, थीटा जीरो हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम लोग। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई dl साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये पॉइंट भी इसी वायर के ऊपर आ गया है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट कर दिया है, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो साइन 0 डिग्री की जगह पर हम क्या रख देंगे? 0 वैल्यू पुट कर देंगे। सो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी? 0। क्या रिजल्ट निकला बच्चों? कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, यानी उसके एक्सिस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका केस नंबर सेकंड की ओर। केस नंबर सेकंड क्या है बच्चों? ये उसी तरह से एक केस है, यानी यहां पर केस नंबर सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट परपेंडिकुलर फ्रॉम करंट एलिमेंट, यानी ये जो आपके पास करंट एलिमेंट है बच्चों, ये यहां से बिल्कुल ये जो बच्चों आपके पास करंट एलिमेंट है, ये यहां से बिल्कुल स्ट्रेट यानी 90 डिग्री पर आपके पास क्या बन रहा हो? ये जो थीटा हो ये 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी डीएल और आर के बीच में जो एंगल हो वो कितना हो? 90 डिग्री हो। तब इस केस में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी? अगर हम यहां पर पुट करें वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों साइन 90 की वैल्यू आपको पता होगी कि उसकी वैल्यू होती है 1। तो बच्चों इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, साइन 90 की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर एज इट इज इतना ही आ जाएगा, और ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड होती है मैक्सिमम, बिकॉज साइन थीटा में साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आपको सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट होने वाली है वो कैसे कैलकुलेट होने वाली है? जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर रखेंगे, 90 डिग्री पर रखेंगे, तब जाके हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी। बच्चों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाली है, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के बारे में।